हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में हमारी लेखपाल परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इस परीक्षा के लिहाज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम विगत वर्षों के प्रश्न जो आए हुए हैं इनका अवलोकन करें। इसी से हमें पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल क्या हो सकता है या कितना लेवल बढ़ के आ रहा है प्रश्नों का, कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम समझ पाते हैं। तो आइए आज हिंदी का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें 25 प्रश्न कुल हिंदी के हैं इसमें आए हुए। देखते हैं हम। निर्देश क्या है कि एक दो प्रश्न 1 और 2 में लिखित लोकोक्ति या मुहावरे के सहित अर्थ चुनकर लिखिए। देखिए, अब निर्देश ज़रूर पढ़ा कीजिए, बिना निर्देश के आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न में करना क्या है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, बी अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो जब देखिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे बहुत ही मामूली सा मुहावरा है, बचपन से सुनते आए होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। जब कोई अपनी गलती को छिपाने के लिए किसी दूसरे पर झुझला कर व्यवहार करता है या गुस्से में व्यवहार करता है, क्रोधित होता है, तो उसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसके ऑप्शन देखिए। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए छल कपट क्या है, आप किसी से एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप किसी से छल कपट नहीं कर सकते, बार बार किसी से को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए इसका हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निर्देश प्रश्न 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द इसमें चुनने के लिए बताया गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्रश। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रश शब्द का हमको विलोम शब्द बताना है। क्रश शब्द का मतलब क्या होता है पहले तो जान लीजिए। क्रश का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला या कमज़ोर भी बोला जा सकता है। ठीक है, दुबला पतला अगर इसका प्रश्न का मतलब होता है तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ठीक है, दुबला पतला का विलोम क्या होगा भाई, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम अपने देखते हैं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब होता है अल्प जानने वाला, मतलब बहुत कम जानने वाला। तो इसी तरह सर्वज्ञ का क्या मतलब हो जाएगा, बहुत कुछ जानने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है कुछ भी ना जानने वाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। मैं आपको एक ही प्रश्नों में कई चीज़ें बताता चलूँगा, आप इसको देखते रहिए ध्यान से। लगभग देखिए 30 से 35% चीज़ें, या मैं कहूँगा 50% चीज़ें, अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो उससे कवर हो जाती हैं, आपकी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। खूंटी सबका बहुवचन क्या होगा। खूंटी सबका बहुवचन इसमें पूछा गया है। खूटिया, खूटियों, खूटियाँ या खूटियों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न सी। ये तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। खूटियाँ, ये सब बहुत मतलब बहुत ही इसका लेवल बहुत ही कम है इस क्वेश्चन का। ये सब विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इसमें हमें इसका दूसरा अर्थ बताना है। प्रश्न क्या है, अज अजन्मा, अज या अजन्मा। देखिए इसका अगर जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आपको आंसर नहीं पता है सीधे रूप से, तो आप इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, आज पहले तो मैं आपको बता दूं, अज अजन्मा का मतलब क्या होता है कि जिसका ना कभी जन्म हो ना कभी मृत्यु हो, ना जिसका जन्म हो ना जिसका जन्म हो ना जिसकी मृत्यु हो। ठीक है, जन्म मृत्यु ना हो। ठीक, तो आजन्म का मतलब हो जाता है जिसका जन्म ना हुआ हो। निर्भीक का मतलब हो जाता है निडर। आजीवन का मतलब होता है पूरा जीवन। अब इसमें हमारा एक ऑप्शन बनता है ईश्वर, तो ईश्वर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी मतलब कि स्पेलिंग सही आपको देखनी है, इसमें किसकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, प्रतिनिधि, बी ऑप्शन प्रतिनिधि, सी ऑप्शन आपका प्रतिनिधि, या डी ऑप्शन आपका प्रतिनिधि। देखिए जो वर्तनी शुद्ध वाले आपके जो प्रश्न होते हैं, इसमें अगर आपका उच्चारण सही होता है, अगर आप उच्चारण सही जानते हैं उस वर्ड का, उस शब्द का, तो आप इसको सही कर ले जाएंगे। देखिए जैसे प्रतिनिधि में क्या होता है, सारे जो मात्राएं होती हैं वो छोटी ही मात्राएं लगती हैं।
वर्तनी में क्या होता है, प्रतिनिधि में सारी मात्राएं छोटी लगती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब आप लोग हमसे जब परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आप लोग क्लास में हमसे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से हर एक सब्जेक्ट को समझा के चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है। प्रश्न 8 और 9 में वाक्यों में से कुछ में त्रुटियाँ हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कुछ त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह भरें। यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है और बीच में स्लैश लगाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर जिस पार्ट में आपको गलती दिखे उस पार्ट के आपको ए बी सी ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर आप टिक लगा सकते हैं। अगर आपको कोई त्रुटि कोई गलती नहीं दिखती है तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं हम अपना 8वां प्रश्न। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। देखिए आप पढ़ते ही अगर समझ जाएंगे, विद्यालय में जलपान को नहीं होगा, यहाँ पर विद्यालय में जलपान का हो जाएगा। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, जलपान का, ठीक है। आप पढ़ते ही ये लाइन समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी गलत है। देखिए यहाँ से स्लैश लगाया हुआ है, में के बाद स्लैश लगाया हुआ है, फिर जलपान को के बाद स्लैश लगाया हुआ, फिर प्रबंध है के बाद स्लैश लगाया हुआ है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9वां। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। देखिए सीधा सीधा पढ़ने से आपको पता चलेगा कि अच्छी लगती है, यहाँ पर शब्द गलत लिखा हुआ है। यहाँ होगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका इसमें भी गलत हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द होते कौन से हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तत्सम शब्द होते हैं हमारे जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो पुराने समय के शब्द हैं। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हमने अपने मुख सुख के हिसाब से, उसको अपने मुंह के सुख के हिसाब से बना लिया है बोलने के लिए, ठीक है। तो देखिए तत्सम शब्द हमें देखना है। तो आज, एक सेकेंड, आज हमारा क्या है, आज तो हमारा तद्भव शब्द है क्योंकि हम लोग आजकल ये प्रयोग करते हैं। आँख भी हमारा तद्भव शब्द है, आँख का तत्सम हो जाता है, नेत्र हो जाता है आपका, या अच्छी हो जाता है, ये आपका तत्सम शब्द तद्भव शब्द हो जाते हैं, तत्सम शब्द इसके हो जाते हैं। अगला है सी अग्र। देखिए अग्र का मतलब होता है आगे, अग्र मतलब किसी के आगे के हिस्से को अग्र बोलते हैं। जैसे बोलते हैं मस्तिष्क का अग्र भाग है, हम इसको बोल सकते हैं। अगर तद्भव रूप में बोलेंगे तो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है, तो ये हम इसको आगे का मतलब होता है अग्र। तो अग्र ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, आगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही। अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न 11-12 निम्नलिखित वाक्यों में एक का लिए एक शब्द चुनिए। जैसे आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या किसी वाक्य के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वही है यहाँ पे। तो देखिए क्या दिया हुआ, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रोण। देखिए द्रोण एक होता है जो कई नदियों का जो मेल होता है उसको हम द्रोण बोलते हैं। फिर ऑप्शन बी है बेसिन। बेसिन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जल संग्रह हो कई नदियों का, और वो नदियाँ साथ में जब बढ़ती हैं आगे, कई सहायक नदियों को लेकर आगे बढ़ती है, वो नदी प्रवाहित होती है, तो उसको हम लोग बेसिन बोलते हैं। ये जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे मुझसे, भूगोल पढ़ेंगे, तो बहुत कायदे से ये सब चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा उसमें। घाटी हो जाता है, घाटी मतलब वैली, आपने देखा होगा जैसे दो पहाड़ों के बीच का समतल सपाट जो जगह होती है उसी को घाटी बोलते हैं। और चौथा हो जाता है उपत्यका। उपत्यका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन से लगाएंगे। ए का मतलब मानिए आपको नहीं पता है अगर, तो बी का मतलब क्या हो जाता है, चिकना। मृषण का मतलब हो जाता है चिकना, इसका मतलब हो जाता है चिकना, ठीक है, चिकना। अल्पव्ययी मतलब कम व्यय करने वाला, मतलब कम पैसे खर्च करने वाला, कम पैसे खर्च करने वाला। मितव्ययी का क्या होता है, देखिए कंजूसी का मतलब क्या होता है, खर्च करता है लेकिन बहुत ही कंजूसी से खर्च करे, वो बहुत ही कंजूस है। और अल्पव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला। अल्पव्ययी जरूरी नहीं है कि वो कंजूस ही हो सकता है उसकी ज़रूरतें कम हो, ठीक है।
अब मितव्ययी का मतलब भी अल्पव्ययी ही हो जाता है, इसको हम व्याकरण शब्दों में मितव्ययी बोल देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13-14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। आप अगर इसको बोलते हैं प्रश्न के अनुसार, पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप खुद ही आंसर सही करके लेके चले जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ सहयोगी ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रतिरोधी ऑप्शन नहीं हो सकता, विपक्षी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। विपक्षी क्या, संसद में थोड़ी ना खड़े हैं जो विपक्षी की बात करेंगे। यहाँ पर होगा ऑप्शन, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यहाँ मित्र की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ शत्रु ऑप्शन हो जाएगा। वो अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था रिक्त स्थानों की पूर्ति का। अब अगला प्रश्न क्या आता है? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। मतलब क्या रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। अगर हम कहें देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तत्पर रहना चाहिए, कि कभी भी अगर देश रक्षा के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उठ खड़े हों देश रक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ तत्पर की मतलब हो जाता है उद्यत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? उद्यत रहना चाहिए। थोड़ा व्याकरण शब्द है, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची आ गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। अरविंद शब्द का यहाँ पर्यायवाची हो जाता है कमल। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमल, अरविंद एक ही शब्द की पर्यायवाची है, और इसकी पर्यायवाची हो जाती है जलज, पंकज, नीरज, ये सब इसी की पर्यायवाची है। 3-3, 4-4 चीज़ें मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूँगा। सरोज, अम्बुज, ये सब इसी की पर्यायवाची है। सरोज, अम्बुज, आपको कम से कम 5 पर्यायवाची हर शब्द की याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका 16 देखिए। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? अगर देखिए निर्धन का मैं संधि विच्छेद यहाँ आपको कर दिखाऊं तो निह प्लस धन, ये ऐसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे विसर्ग लग रहा है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं अपने। देशांतर में कौन सा समास है? क्या बोला गया है? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपका समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे लिख देगा देशों का अंतर। ठीक है, देशों का अंतर, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होता है। द्विगुण में आपके जो जैसे आपके पंचामृत इस टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, मैं आपको जब पढ़ेंगे आप तो बहुत ही कायदे से इसको समझाऊंगा आगे। इसी तरह आपके इसके उदाहरण हो जाते हैं कर्मधारय के परमेश्वर। परमेश्वर मतलब परम है जो ईश्वर, ईश्वर के समान है जो, या नील कमल, नीला है जो कमल, ये सब आपके कर्मधारय के उदाहरण बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 18। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? अलंकार देखिए इसका, अगर मैं पूरा आपको पूरी लाइन बताऊं तो इसकी पूरी लाइन ऐसे है। बीती विभावरी जा गिरे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। ये यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार की क्या खासियत होती है? यह अभेद होता है। मतलब एक कथन बोल दिया गया तो वो होना है तो होना है, निश्चित होता है। मतलब ज़िद्दी टाइप का अलंकार है, समझ लीजिए, इस बात को साफ साफ कह दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि मुख चंद्र है, चरण कमल है, सीधी सीधी बात कह दी जाए जिसका कोई काट ना हो। ठीक है, और एक चीज़ की इसमें कभी नहीं आता, इसमें आप कहीं नहीं लिखा पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 19। तद्भव शब्द हमने को इसमें बताना है। तो देखिए कुपुत्र, इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। कुपुत्र का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत आपने सुना होगा। उलूक का मतलब होता है उल्लू। अमीय का मतलब होता है अमृत। तो यहाँ पे जो हमारा अमीय शब्द है यही हमारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाता है? अमृत। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, देखते हैं। 20-21 प्रश्न में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करना है। देखिए इसमें हमें लाइन क्या लिखी हुई है, देखिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। सूरदास जी को बोला गया है। साफ साफ गलत ऑप्शन है ये। अगला है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रज भाषा के, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखिए तुलसी और सूर अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं।
ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तुलसी और सूरदास क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि तुलसी जी किसके हैं? तुलसी जी जो थे अवधि में के कवि थे और सूरदास जी जो थे वो हमारे ब्रजभाषा के थे। ठीक है। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। देखिए किसी में संबंध की जब बात होती है, अच्छे संबंधों की, तो बोला जाता है घनिष्ठ संबंध है। इसी तरह जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव होता है मेरे दोस्तों शोक। शोक मनाना, मतलब किसी की करुणा में आप रोने लगें, किसी का दुख देखकर आपके अंदर भी दुख की भावना आ जाए, मतलब आप भी दुखी हो जाएं, आप रोने लगें उसके दुख को देखकर, तो हो जाता है शोक रस। इसमें डी हास्य में हास रस होता है, उत्साह में वीर रस होता है, और रति में श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? तो इसमें देखिए पूर्ण भूतकालीन भेद है। मैं खाना खा चुका था, ये मतलब पूर्ण रूप से कार्य हो चुका है, इसमें कोई संदिग्ध की भावना नहीं है, ना एक सामान्य भूतकाल है। हो चुका था मतलब हो चुका था, पहले समय बीत गया, हो चुका इसका, तो ये पूर्ण रूप से हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा आपने बचपन में ही। ठीक है। तो इसमें जो भाव होता है प्रदान करने का भाव, वो संप्रदान कारक में आता है। किस में आता है? संप्रदान कारक में कुछ प्रदान करने का भाव आ जाता है। देखिए ऐसा होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, तो संप्रदान का भाव होता है प्रदान करने का, कुछ देने का। तो राजन सेवक को कंबल देता है, मतलब कुछ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा ऑप्शन हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न होगा हमारा ये। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरा शब्द का देखिए लिंग परिवर्तन कीजिए। ऑप्शन हम पढ़ेंगे ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी, या डी ऑप्शन ठठारी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठठेरिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठठेरिन। आप लोग एक काम किया करिए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे 25 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर पेपर का आपको अवलोकन करके बताएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, तो देखिए आप एक चीज़ ये भी देखा करिए कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। अगर 5 प्रश्न 6 प्रश्न आ रहे हैं आपको, या 10 प्रश्न, कोई बात नहीं। अगर आपको 5 प्रश्न भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ तैयारी करेंगे, बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी और निश्चित रूप से आप सफलता सुनिश्चित अपनी कर पाएंगे। ठीक है। तो आप देखा करिए कितने प्रश्न आपके हो पा रहे हैं, हिंदी से कितने प्रश्न हो पा रहे हैं, जीके से कितने प्रश्न हो पा रहे हैं, ग्राम विकास या ग्राम परिवेश से आपके कितने प्रश्न हो पा रहे हैं।